इको वन का क्वेश्चन पेपर 2017 का है ये। इसमें 8 क्वेश्चन है, आपको कोई 5 करने हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस ये बोलूँगा कि आप लोग ना सिर्फ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपना काम निकलने के बाद चले जाते हो वीडियो देख के। ये नीचे आपको सब्सक्राइब बटन भी दिखता है, इससे हमारा भला होता है। वीडियो से आपका तो हो गया, सब्सक्राइब से और वो जो शेयर वाला बटन है उसको ले जाके अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, जिससे बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, जिससे हमारा भी फ़ायदा हो। आपका तो हो ही रहा है, ठीक है? हाँ, ठीक, चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खैर, सो आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये। दिस इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, राइट नाउ। सो 2017 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें 8 क्वेश्चन है, कोई 5 आपको करने हैं। पहला सवाल है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लेते हैं आप सपनों का अपना एक बिज़नेस खोलना चाहते हैं कि यार ऐसा बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में खोलना चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए बिज़नेस। मतलब अगर बिज़नेस हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। ठीक, जस्ट अ मोमेंट। यस, सो ध्यान से सुनिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, रिक्विजिट्स या फिर फीचर्स की बात कर लेते हैं जो एक आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, ठीक है? और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके चॉइस ऑफ बिजनेस को अफेक्ट करेंगे कि आप कौन सा बिजनेस फॉर्म चूज़ कर रहे हैं, राइट? सो पहला है, अगर मान लेते हैं मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करनी है और उसमें से मेरे पास बहुत सारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मान लेते हैं मैं सोल प्रोपराइटर ओपन करना चाह रहा हूँ, या पार्टनरशिप, या कॉपरेटिव कॉरपोरेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोई भी मैं फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर रहा हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, तो उसमें से कौन सा सिलेक्शन मेरा बेस्ट सिलेक्शन होगा, या फिर उनके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए जो मेरा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं चूज़ करूँगा। सो सबसे पहली बात है कि ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। मुझे बिज़नेस बनाना है अपना और मुझे इससे बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस कैसा होना चाहिए जिसको मैं इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाऊँ। इस तरीके का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसको मुझे बनाने में आसानी हो, राइट? रजिस्ट्रेशन फ़ीस कम हो, स्टैम्प ड्यूटी ना लगे, फ़ीस फॉर लीगल एक्सपर्ट्स कम हो, और जितने भी चार्जेस इन्वॉल्व है ना डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने में, लाइसेंस लेने में, ये थोड़े से कम होने चाहिए, राइट? क्लियर? लीगल फॉर्मेलिटीज़ और जो दूसरे प्रोसीजरल डिले हैं वो, unless it is very essential, it is better to go for an organization which is easy to form. कुल मिला के फॉर्मेशन जो है वो आसान होना चाहिए, मतलब उस एंटिटी को आसानी से ओपन किया जा सके। दूसरा है, रेजिंग ऑफ कैपिटल का जो स्कोप होता है, कैपिटल को रेज करने का जो स्कोप होता है वो हाई होना चाहिए। कुल मिला के अगर मुझे बिजनेस रन करना है और मुझे कहीं से फंड चाहिए, तो मेरे पास फंड चूज़ करने के बहुत सारे तरीके हों। ऐसा ना हो कि लिमिटेड मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से ही पैसे ले पाऊँ, है ना? सरकार से या लोगों से मैं दूसरे फॉर्म में, जिनको मैं नहीं जानता, शेयर्स की फॉर्म में, इस तरह से मैं पैसे ले भी पाऊँ, राइट? सो जो स्कोप ऑफ रेजिंग फाइनेंस है, कैपिटल है, वो मेरा काफ़ी एक्सपेंडेड होना चाहिए। तीसरा है, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। मुझे ये पता होनी चाहिए कि मेरी लाइबिलिटी कितनी है इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यू मस्ट नो द एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज प्रिवेलेंट इन ईच बिजनेस। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि अगर आपको ये पता है कि रिस्क हो सकता है और आता ही है, अगर कोई भी बिजनेसमैन है वो जानता है कि कोई भी बिजनेस में करूँगा तो उसमें तो भाई रिस्क आएगा ही आएगा, राइट? तो हमेशा बिजनेसमैन क्या प्रेफर करते हैं कि लाइबिलिटी लिमिटेड हो। ऑब्वियसली लिमिटेड लाइबिलिटी इज़ कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर जिससे हम एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करते हैं। अगला है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू चेंजिंग बिजनेस कंडीशन।
अगर मान लेते हैं कोई भी बिजनेस कंडीशन चेंज हो गई तो उसके साथ चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर ले, इस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मान लेते हैं हमें ऑब्जेक्टिव चेंज करने हैं, नाम चेंज करना है, फंक्शन बदलने हैं और भी दूसरे डोमेन को कैटर करना है, तो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, हम अपने सपनों के ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, तो मतलब आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। आपको पता होता है, आपको जानकारी होनी भी चाहिए कि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, बट फिर भी उसकी कल्पना तो की जा सकती है। हम फिलहाल वही कर रहे हैं, ठीक है। पांचवा जो आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शन या फिर फीचर होना चाहिए वो है स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिज़ायरेबल। आप कोई भी बिजनेस फर्म ओपन करें तो आप चाहेंगे कि ये बिजनेस फर्म हमेशा चलनी चाहिए, मेरे साथ भी, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। सिर्फ LIC की बात नहीं, हमारा बिजनेस भी इसी तरह होना चाहिए। जो मैनेजमेंट है उसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। एज यू नो, द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजरियल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन स्किल, मोटिवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, राइट। तो जो कोई सिंगल व्यक्ति है उसके लिए ये सारी की सारी क्वालिटीज़ अकेले लाना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप टोटल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आपका जो मैनेजमेंट है वो इस तरह से सिलेक्ट होना चाहिए, चूज़ किया जाना चाहिए जिसके पास काफ़ी जो है मैनेजरियल क्वालिटीज़ हों, इनमें से जो भी मैंने अभी आपको कोट करी। आगे बात करते हैं, एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन। ठीक है, होना चाहिए, पर इतना ज़्यादा नहीं कि जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, पैसा लग जाए और एनर्जी लग जाए, जिससे हम सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को ही पूरा करते रहें। ऐसी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए उस बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। ठीक, क्लियर। चलिए, बिजनेस सीक्रेसी। मैं एक ऐसी बिजनेस फर्म में ज़्यादा पैसा लगाना चाहूँगा, उसको ओपन करना ज़्यादा चाहूँगा जिसमें ना मेरे कॉम्पिटिटर को जानकारी ना मिल पाए कि मैं कौन से स्टेप आगे चलने वाला हूँ। देयरफॉर अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इनेबल्स रिटेंशन ऑफ बिजनेस सीक्रेट इज़ प्रेफर्ड। देखिए, अगर मैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओपन करता हूँ तो मुझे बतानी पड़ेगी मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, मैं कब कौन से बड़े डिसीजन लेने वाला हूँ कंपनी के अंदर, जिससे सभी लोगों को पता चल जाए, राइट। पब्लिकली अनाउंस करना पड़ेगा, तो यहाँ बिजनेस सीक्रेसी रहती नहीं है। मिनिमम आपको 7 लोग चाहिए। अब 7 लोग तो भैया कोई ना कोई तो थाली में छेद कर ही देता है, मतलब इन्फॉर्मेशन बाहर चली ही जाती है। खैर, और इसमें गवर्नमेंट का भी तो हाथ है ना, वो बोल रही है कि भाई बताओ सब लोगों को आपकी कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, सेल्स रिपोर्ट क्या है, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ आपको बताना पड़ता है। तो बिजनेस सीक्रेसी प्राइवेट जो पब्लिक फर्म है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो हैं उनको ये सब बताना पड़ता है। टैक्स बर्डन, एक आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर टैक्स बर्डन जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा यार। कोई नहीं चाहेगा कि बहुत ज़्यादा टैक्स अपने को पे करना पड़े, राइट। तो आपको ये मालूम होगा कि इनकम टैक्स लायबिलिटी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बदल जाती है दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओनरशिप प्रोग्रेटिव, मतलब अगर बात करें कि आइडियल है कि नहीं, राइट। यू कैन ऑल्सो फाइंड सम पर्सन हु आर नॉट रेडी टू बियर बिजनेस रिस्क। दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे, एक जिनको बिजनेस रिस्क लेना पसंद है, दूसरा जिनको बिजनेस रिस्क लेना पसंद नहीं है। एन आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेक्स केयर ऑफ सच प्रोग्रेटिव ओनर्स, जिनको बिजनेस लेना पसंद है एंड दे आर रेडी टू बियर एनी रिस्क इन बिजनेस फॉर्म, राइट। सो ये सारे के सारे फीचर्स अगर होंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारा आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऐसा होना चाहिए हमारा सपनों का फॉर्म ऑफ बिजनेस, राइट। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अंदर जो अगला सवाल था वो हमसे पूछा गया था, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे अफेक्ट करेंगी जब मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करूँगा। तो ध्यान दीजिए कि एक छोटा सा बिजनेस जो है, जैसे ग्रोसरी स्टोर, हेयर ड्रेसर, स्मॉल रेस्टोरेंट, रिपेयर शॉप, बार्बर, ड्राई क्लीनर, बेकर, ऐसे कोई भी छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, ये प्रीडोमिनेंटली सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप इनके पास होती है।
कुल मिला के ये इस पूरी फर्म के अकेले मालिक होते हैं, इसको रन करते हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ खुद ही परफॉर्म करते हैं और सारी की सारे फंक्शंस भी खुद ही परफॉर्म करेंगे, कैपिटल भी खुद ही रेज करते हैं. द रीज़न फॉर प्रेफरिंग सोल proprietor form of organization for these type of businesses are abundantly clear, right? क्योंकि देखो they function on a small scale to cater the need of limited market, so restricted number of customers आएंगे, उनके साथ डील करना पड़ेगा, तो बहुत ही कम पैसा चाहिए, है ना, और पर्सनलाइज अटेंशन मिल जाती है, ओनर के साथ फेस टू फेस डील हो जाती है. ऐसा थोड़ी कि जब आप बेकरी शॉप पे जाते हो तो आपको कोई और मिल रहा है, दूसरे लोग मिल रहे हैं जो कहीं और से आए हैं काम करने, ठीक है, अभी उनके मैनेजर मिल रहे हैं, फिर आप उनके एग्जीक्यूटिव से मिलोगे, फिर आप उनसे बात करोगे और फिर आपको कोई जो बिस्किट मिलेगा बेकरी का. नहीं, इस तरह से फंक्शन नहीं करती कोई बेकरी. ओनर खड़ा होगा, ठीक है, हो सकता है बिस्किट कुक कर रहा हो, बेक कर रहा हो, और वही आके मतलब फंक्शंस भी वही देखेगा, मैनेजमेंट भी वही देखेगा, सारे के सारे जो है एक्टिविटीज़ एक ओनर, एक सिंगल पर्सन परफॉर्म करता है इन सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, राइट, क्लियर. चलिए, तो इससे आसानी भी रहती है कि भाई जो ओनर है वही सारी की सारी एक्टिविटीज़ देख पा रहा है, आसान है इस बिज़नेस को फॉर्म करना, राइट. तो एक तो ये हो गया कि भैया कैपिटल की बात है और फंक्शंस की बात है. आगे अगर थोड़े से इसको अगर हम बढ़ाना चाहें, इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लाइबिलिटी बहुत अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी. अगर इस पर कोई कर्जा आ गया तो भैया खुद के सारे असेट्स बेच कर भी वो चुकाना पड़ेगा जब तक इसका सारा मालिकाना हक वाला आइटम ख़त्म नहीं हो जाता, राइट, क्लियर. या फिर अपने आप को ये जो है इनसॉल्वेंट करार ना कर दे कि भैया अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं तो हो गया हूँ दिवालिया, राइट. तो अच्छा, और एक बात और, ये सोल ट्रेड ऑर्गेनाइज़र यानी कि सोल प्रोप्राइटर जब तक है तब तक ही ये बिज़नेस फर्म चलेगी, उसके जाने के बाद ही ये बिज़नेस फर्म भी उसके साथ ही चली जाएगी, क्योंकि वही करता धरता है, वही सब कुछ है, ठीक है, क्लियर. तो सोल प्रोप्राइटर का मालिक एक, जैसे सबका मालिक एक होता है ना, ऐसे सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मालिक भी एक, राइट. सो अगर हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ना बिज़नेस जो है थोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़ा कैपिटल चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को बुलाया जाए, बहुत सारा पैसा लगाया जाए, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, एक और पार्टनर ऐड कर सकते हैं, एक से भले दो और दो से भले तीन, ठीक है, मिनिमम 2 लोगों को हम पार्टनरशिप के अंदर ऐड कर पाएंगे, राइट, क्लियर. चलिए भाई, सो हमने क्या किया, अब पार्टनरशिप जो बिज़नेस है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस है, इसके अंदर हमने 2 लोगों के साथ, यानी कि मैं और मेरा पार्टनर, हम दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया. एग्रीमेंट का नाम था पार्टनरशिप डीड. इसको रजिस्ट्रार के ऑफिस जाके अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत हमने इसे साइन करवा लिया और उसकी मंजूरी मिल गई, रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, अब आके काम कर रहे हैं. यहाँ पर भी दिक्कत यह है कि कैपिटल जो है वो हम दोनों का लगाया हुआ है, मेरे ना रहते हुए ये काम करेगा, इसके ना रहते हुए मैं काम करूँगा, तो दोनों लोग जो हैं अब यहाँ पर अपना फंक्शन जो है बांट लेंगे. लेकिन भैया एक दिक्कत अभी भी नहीं ख़त्म हुई, वो क्या है, लाइबिलिटी वाली, अनलिमिटेड लाइबिलिटी अभी भी हमारे पास रहेगी. और 2 लोग कितना ही ज़्यादा काम कर पाएंगे, अगर थोड़ा और बिजनेस बढ़ता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और लोगों को हायर करना पड़ेगा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ मुझे देखनी पड़ेंगी. तो इसको करने से अच्छा है कि हम क्या करें, देखिए सारे के सारे तो हमारे पास एक्सपीरियंस होगा नहीं, सारा नॉलेज होगा नहीं, तो हम जब लोगों को हायर करेंगे तो इससे बढ़िया है कि एक दूसरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग चूज़ करके देख लेते हैं. इसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड फर्म. प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो बेसिकली एक्सटेंडेड वर्जन होती हैं. आप ऐसा समझ लो कि ये सारे के सारे सक्सेशंस हैं, राइट, एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में, तो ये सक्सेशंस हैं. तो अब यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड फर्म यानी कि इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहा जाता है. तो इसके अंदर जैसे नाम लगा हुआ है ना लिमिटेड, जिस भी फर्म के पीछे लिमिटेड आपको दिख जाए, उस लिमिटेड का मतलब होता है
ओनर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो होगी लिमिटेड, राइट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। तो जितना परसेंट उनका शेयर होगा उतना ही परसेंटेज उनकी लाइबिलिटी भी रहेगी, या फिर हो सकता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है, राइट, क्लियर। चलिए नाउ आगे बात करते हैं। यहाँ पर और भी ज़्यादा लोग आ सकते हैं, राइट, जो हमारा प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है। अब पब्लिक लिमिटेड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें क्या करना होगा भाई, यहाँ पे मिनिमम 7 लोग बना पाएंगे और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाएंगी, राइट, क्लियर। चलिए सो हमने भैया फैक्टर्स देख लिए कि लाइबिलिटी जो है, टैक्स बर्डन जो है, और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस को, कि कौन से टाइप का आप बिजनेस सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि रोल बताइए भैया, पनीर रोल नहीं, एंटरप्रेन्योर का रोल किसी बिजनेस के प्रमोशन में। डिस्कस द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन बिजनेस प्रमोशन, और कैसे एक एंटरप्रेन्योर डिफर करता है प्रमोटर से। हमें ये डिफरेंस बताना है कि एंटरप्रेन्योर प्रमोटर से कैसे अलग होता है, और एक एंटरप्रेन्योर का क्या रोल। डिस्कस द रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन बिजनेस प्रमोशन। अब आपको एक बात तो ध्यान से सुननी, मतलब समझ में आ ही रही होगी, पहले भी हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं कि अ बिजनेस एंटरप्राइज डज नॉट कम इनटू एन एग्जिस्टेंस ऑन इट्स ओन। कोई भी बिजनेस अपने आप थोड़ी आ जाता है, प्रकट हो गया कि चलो जी, मतलब कल जा रहे थे यहाँ पे कुछ नहीं था, आज आए तो एक बड़ा बिजनेस, ऐसा नहीं होता। इस बड़े बिजनेस के पीछे किसी महान व्यक्ति, यानी महान बोलना बिल्कुल सही रहेगा कि उसने बहुत मेहनत करी होगी। सो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जिसको वो आइडिया आया और उसने अपनी नॉलेज के बेसिस पर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और कुछ नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो करके इस बिजनेस वेंचर को लॉन्च कर दिया। ध्यान से देखिए, उसके पास आइडिया आया, नॉलेज थी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके इस आइडिया और नॉलेज को मर्ज करके कुछ नेसेसरी स्टेप्स फॉलो किए और इस बिजनेस एंटरप्राइज को लॉन्च कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि इस पूरे बिजनेस को प्रमोट किसने किया, चलाया किसने गाइस? यस, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया बताओ गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग, आर यू गाइस देयर? सिंपल, मौज है ना। लेकिन ये 2-3 बच्चे ही रिप्लाई कर रहे हैं, क्या बात है, कमेंट ज़्यादा आ ही नहीं रहे। हाँ हाँ, आपका भी एंटरप्रेन्योर, इज इट एंटरप्रेन्योर नाउ। सो हाँ देखो, मतलब जो बहुत ही एकदम बहुत निहायती आलसी लोग हैं वो अपना कीबोर्ड ऑन करके ई लिख के जा रहे हैं, और उससे भी बढ़िया वाले, ठीक है, चुपचाप बैठे हुए हैं। हाँ, क्या कह रहे हो अखिलेश? ओह ठीक है, कैसा भी हो पर होना तो चाहिए। खैर, आपने ध्यान से सुना, मैंने भी कहा कि बिजनेस जो है जादुई तरीके से तो आता नहीं एग्जिस्टेंस में, उसको लाने वाला एक व्यक्ति है जो अपने आइडिया को अपनी नॉलेज के बेसिस पर लेकर आ रहा है, मतलब उस बिजनेस को लॉन्च कर रहा है। इसी को हम लोग प्रमोटर बोलेंगे। एज अ प्रमोटर वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को असेंबल करता है। ही असेंबल्स द रिक्वायर्ड फंड एंड पीपल and serves both as a mother and midwife to the enterprise. अब ये midwife क्या होता है guys? Anyone knows midwife? यस, दाई है ना। तो दाई का काम क्या होता है? जन्म करवाना। माता का काम क्या होता है? जन्म देना। तो इस बिजनेस को जन्म देने में और जन्म के प्रोसेस में पूरा जो रोल रहता है वो एंटरप्रेन्योर का भर भर के रोल रहता है। यस विश्वजीत, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओके नाउ, सो दस
द promoter is the king, है ना, king pin of business as he or she undertakes the risk and give a concrete shape to business propositions. So promotion may be undertaken for the purpose of setting a new business, for the expansion of existing, or combining two or more firms. प्रमोशन का सीधा सा मतलब है कि उस बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लेकर आना. भले ही आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, भले ही आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन अगर इन आइडियाज़ और नॉलेज को आप मर्ज नहीं करेंगे और इसको नेसेसरी स्टेप लेके बिजनेस वेंचर में बदलेंगे नहीं, यहाँ तक भी ठीक है, आपने बिजनेस वेंचर बना लिया, लेकिन अब आगे क्या, लोगों को बताना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा और अपना एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करना पड़ेगा, मतलब एग्जिस्टेंस में लाना पड़ेगा लोगों के सामने. ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी को हम बोलते हैं बिजनेस प्रमोशन, राइट. और इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है किसका, एंटरप्रेन्योर का. अच्छा, एक चीज़, एक दूसरा टर्म भी आप सुनेंगे, प्रमोटर. प्रमोटर भी होते हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए. वो थर्ड पार्टी होते हैं, ना ही वो बिजनेस के होते हैं, ना ही वो कस्टमर्स के होते हैं. ठीक है, हो सकता है कि वो हायर ऑन चार्जेस बेसिस पर रखे जाएं, और हो सकता है कि वो आपके कस्टमर्स ही हों. एनीवन हु प्रमोट्स द बिजनेस इज कॉल्ड प्रमोटर ऑफ द बिजनेस, राइट. चलिए, अब अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि कोई एंटरप्रेन्योर कैसे डिफर करता है प्रमोटर से. भैया ये तो बहुत ही जाति वाली बात हो गई, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही तो प्रमोटर का काम कर रहा है. खैर, एंटरप्रेन्योरल प्रमोटर की बात कर लेते हैं. दीज प्रमोटर्स कंसीव द आइडिया ऑफ न्यू बिजनेस, ऑफ अ न्यू यूनिट, डू द नेसेसरी प्रीलिमिनरी वर्क, जिससे वो बिजनेस यूनिट को सेटिस्फाई कर पाएँ. अल्टीमेटली वो कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं इसी पूरे प्रोसेस को. इन इंडिया मोस्ट promoters belong to entrepreneurial promoters. Entrepreneur, you know that the business is carried with the primary objective of earning profit. You also know that setting up the business to achieve the objective requires bringing together various resources, right, coordinating them and controlling all the activities that are being performed in any store or any business form. Sometime distinction which is made between an entrepreneur and a promoter of a business, ये जो है बिल्कुल अलग नहीं होती है, दोनों सेम ही होते हैं. इन एक्चुअल प्रैक्टिस हावेवर ये जो टर्म्स हैं ये ज़्यादा अच्छा होल्ड नहीं रखती हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट रिमेन कन्फाइंड बाय द रिकग्निशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ओनली. ये बिजनेस प्रमोशन भी करते हैं. सो promoters and entrepreneurs, they simultaneously you can use synonymously you can use both terms while using promoter of a business. So entrepreneur is promoter, a promoter could be an entrepreneur, right. चलिए, thus in a wider sense we cannot make a difference between the role of entrepreneur and the role of promoter. दोनों का रोल सेम ही होता है, बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाना. अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताओ भैया, और ये क्या काम करता है. ठीक है, पहले हमसे बोला गया कि तोड़ दो, किसे, स्टॉक और एक्सचेंज को. हाँ, हमसे पूछा क्या गया सवाल ये था, सवाल तीसरा नंबर का सवाल है कि व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, और इसके बाद इसके फंक्शंस बताने कि स्टॉक एक्सचेंज करता क्या है. तो स्टॉक एक्सचेंज का अगर मैं मतलब की बात करूं तो इसके दो शब्द हैं, स्टॉक और एक्सचेंज. भैया स्टॉक से समझ में आ रहा है कि कंपनी का ना कुछ फ्रैक्शन है, कुछ भाग है, कुछ टुकड़ा है, ठीक, और हमें क्या कर रहे हैं, इसी भाग, टुकड़े और हिस्से को एक्सचेंज कर रहे हैं. एक्सचेंज किससे करते हैं आज के ज़माने में, पैसे से, राइट. यस, सो ऐसी मार्केट, राइट. स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मार्केट जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो किसकी, स्टॉक्स की, शेयर्स की, इन अ नटशेल सिक्योरिटीज़ की. अ मार्केट वेयर यू कैन सेल एंड बाय सिक्योरिटीज और एक्सचेंज. द मार्केट इज कॉल्ड stock exchange. It does not only deal with the shares and debentures, but also in various
other types of securities that is issued by central, state and local government as well as institutions like UTI, Unit Trust of India, SI, and it means Steel Authority of India, NTPC, National Thermal Power Corporation, etc. इन सभी के ये सिक्योरिटीज़, शेयर्स, डिवेंचर्स इस तरह की चीज़ों में डील करता है, एक्सचेंज करता है, पैसे के बदले शेयर, शेयर के बदले पैसा, यही सब चलता रहता है। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। समझ में आ गया आपको स्टॉक एक्सचेंज? आगे चलते हैं कि ये काम कैसे करता है, ये क्या काम करता है। ठीक है, इसको हम दो नामों से और जानते हैं, सिक्योरिटी मार्केट या सिक्योरिटी एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज के ज़माने में और बहुत पहले से इसे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज ही कहते हैं। खैर, ख़त्म करते हैं इस झगड़े को और आगे चलते हैं। इसके क्या क्या काम हैं? स्टॉक एक्सचेंज का काम रहता है कि मार्केटेबिलिटी बढ़ाना और प्राइस कंटिन्यूटी पूरे मार्केट में बनी रहे। मतलब पैसा, जैसे मान लेते कंपनी को कुछ पैसा चाहिए, है ना, तो कंपनी अपना शेयर बेच दे कि हम अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं जी, कौन खरीदार है? ठीक है जी, हम हैं खरीदार। खरीदार और विक्रेता अगर एक जगह पे आकर मिल रहे हैं तो वो एक मार्केट होनी चाहिए। हाँ, इसी को शेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यस। सो मार्केटेबिलिटी हो इनके शेयर्स की, जिससे बेचा जा सके और इसके बदले पैसा लिया जा सके। कुछ लोग आपस में इसी तरीके की ट्रांजैक्शंस करेंगे, एक साथ आएंगे तो स्टॉक एक्सचेंज बना लेंगे। अब ये पैसा जब कंपनी के पास जाएगा, कंपनी की हिस्सेदारी लोगों के पास आएगी, तो लोगों को विश्वास रहेगा कि यार मेरा पैसा सही कंपनी के पास है, डूबेगा नहीं। कंपनी को लगेगा हाँ यार ठीक है, चलो पैसा आया, अब चलो और भी हम ना अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं जिससे ज़्यादा प्रॉफिट आए, हम भी कमाएं और लोग भी कमाएं और बड़ा मज़ा आए। बस इसीलिए प्राइस कंटिन्यूटी बनी रहे ना, मतलब पूरे देश में। ठीक है, क्लियर? चलिए नाउ, अब ये जो प्राइस जो कोट किया जा रहा है और जो है जिस पे सेल किया जा रहा है, ये न्यूज़पेपर्स में कोट किया जाता था पहले, लेकिन आजकल न्यूज़पेपर में नहीं आता, आजकल लाइव दिखता है आपको टेलीविज़न पे और वेरियस ऐप्स पे। ठीक है, क्लियर? चलिए नाउ, सेबी इन सबको कंट्रोल करता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। अगला, सरप्लस सेविंग को आप मोबिलाइज कर सकते हो। मान लेते हैं आपको 1 लाख रुपए साल के बचाने थे, अब आपके 1.5 लाख बच रहे हैं, 50,000 कहाँ रखूँ? तो आप सीधा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। सिंपल सी बात है भैया, आपकी जो सरप्लस सेविंग है उसको मोबिलाइज कर दो ना। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक के एक्सचेंज में, मतलब पैसे के एक्सचेंज में स्टॉक मिलेगा और उनका स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा आपके पैसे से। अगला, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन। ये जितने भी स्टॉक्स हैं ना, किसी भी मैं अगर आपको बताऊं कि 90s में मार्केट हमारी 100-150 पॉइंट्स की थी, अभी 60,000 पॉइंट के आसपास हो गई है, उससे भी ज़्यादा है और अभी आगे और जाएगी। कुल मिला के मतलब आप देख रहे हो ना कहाँ से कहाँ था। 150 रुपये थे अपनी जेब में, अभी 60,000 है। ऐसा बहुत लेमन लैंग्वेज में समझ लो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया है। तो भैया इकोनॉमिक और बिजनेस कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा सुधरी हैं। आप सड़कें, इमारतें और लोगों की एजुकेशन देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो पिछले 50-60 सालों में क्या ही मतलब मज़ा आ गया है। सो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बैरोमीटर है, नापने वाला यंत्र है कि किसी भी देश में इकोनॉमिक और बिजनेस कंडीशन कैसी हैं। ये आप कैसे देख के बता सकते हो? उसके स्टॉक एक्सचेंज का हाल देख कर बता सकते हो। जैसे कोई भी वॉर होती है तो आप देखते हो सरकार सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज बंद कर देती है, क्योंकि शेयर मार्केट सबसे नीचे गिरता रहता है। अभी रशिया यूक्रेन की ही बात कर लो आप, रशिया ने अपना स्टॉक मार्केट बंद कर दिया। पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हो रखा है कि बस आए दिन वो उस पर बैन लगा देता है कि नहीं बस अब नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि लोग अपना पैसा जो है मोबिलाइज कर रहे हैं, मोबिलाइज कर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो वो निकाल के दूसरी मार्केट में जो सिक्योर है, जहाँ पैसा डूबेगा नहीं, कम नहीं होगा, कंपनियां घाटे में नहीं जाएंगी। एक चीज़ और, जितना ज़्यादा खरीदा जाएगा उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, मतलब डिमांड और सप्लाई का खेल है। आगे बढ़ते हैं, आप अपना जो कैपिटल है वो मोबिलाइज कर सकते हो, मतलब एक कंपनी का स्टॉक बेचो, दूसरी कंपनी में लगाओ, ऐसा कर सकते हो किसी भी कंपनी के कैपिटल के साथ। आगे बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन। स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है कि जो सेविंग्स है ना वो लोग अपनी इन्वेस्ट करें, कंपनियों को दें,
उसके बदले में कंपनियां उन्हें शेयर देंगी, डिबेंचर देंगी, गारंटी देंगी कि हम आपका पैसा वापस कर देंगे भाई साहब, चिंता मत करो, ये लो हमारा बॉन्ड पकड़ो, 5 साल का बॉन्ड है, 7% सालाना आपको ब्याज देंगे, और वो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ। तो कस्टमर को लगेगा ठीक है, एफडी से तो बढ़िया ही है, चलो बढ़िया। तो कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन, कंपनियों को जो कैपिटल चाहिए होता है उसको फॉर्मेट करने में स्टॉक एक्सचेंज अच्छा खासा रोल निभाता है। स्टॉक एक्सचेंज एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह होता है। देखो मार्केट में ना स्पेकुलेटर्स रहते हैं, ठीक है, स्पेकुलेटर्स जो स्पेकुलेट कर लेते हैं कि यार मार्केट बढ़ने वाला है तो शेयर्स खरीदने लग जाते हैं। अब अगर आप ध्यान से सोचो, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड खूब बढ़ेगी और उसकी सप्लाई लिमिटेड है, तो एक बात बताओ प्यारे, पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसका? यस गाइस, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अरे भाई बढ़ेगा यार सब, ठीक है। अगर मेरे पास एक रोटी है और आप लोग 4 दिन से भूखे हो, और आप सब लोगों के पास खूब सारा पैसा, 4 दिन से भूखे हो, बस एक आज का आखिरी दिन है, इसके बाद गए सारे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही रोटी है, आप लोगों को बोली लगानी है, कितने तक की लगा सकते हो, जितना पैसा है सबकी लगा दोगे कि नहीं? रोटी मिल जाए बस, क्योंकि लिमिटेड है सप्लाई, ठीक है, यस। सो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरीके से तो अब होता क्या है मार्केट के अंदर ना, जो कभी कभी बड़ा झटका मिलता है इनको, झटका क्या कैसा कि सब लोग अगर खरीदने लग गए तो क्या होता है, लोगों को पता है और सबको पता है, स्पेकुलेटर्स को भी पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बस लोग खरीदना बंद कर देंगे। तो अब जैसे ही लोग खरीदना बंद करेंगे प्राइस रुक जाएगा, अब लोगों को लगेगा डर कि मार्केट तो बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी। इसी डर में लोग अपना पैसा निकालने लग जाते हैं और मार्केट गिरने लग जाता है। यस। तो इस तरीके के जो शॉक आते हैं कंपनियों के ऊपर, अगर 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 कंपनियां सिर्फ अपने ही पैसे के साथ इस तरह काम करेंगी तो जो बैलेंस है वो बन नहीं पाएगा। स्टॉक एक्सचेंज ब्रिंग about equilibrium in the prices of securities which are bought and sold by speculator. Generally they buy security in the anticipation of rise of the prices. As a result, if their buying price do not decline as low as might have been the case without their buying, again prices are high. When prices are high, speculator sell securities in anticipation of decline in the price. तो ये जो इनका सेलिंग ऑफ प्राइस है ना, जैसे मान लेते हैं एक टाइम के बाद जब बेचना शुरू कर देते हैं ना, तो बस वहीं थोड़ा सा ब्रेक लगता है और मार्केट दोबारा से बैलेंस पे आ जाता है। तो ये झटके लग के ना मार्केट ऊपर बढ़ता रहता है। आपको कभी भी ऐसा एकदम कर्व नहीं दिखेगा सीधा जा रहा है जो ऐसा आपको मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं दिखेगा, ऐसा आपको दिखेगा अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। उसका मीन मीडियन मोड हमेशा आगे बढ़ता रहता है, बस थोड़ा सा ऊपर हो जाता है बस उसका। तो इसी थोड़े ऊपर से मार्केट आगे बढ़ता रहता है। नाउ शिफ्टिंग प्रोसेस का काम होता है यहाँ पे। इन्वेस्टर जनरली प्रेफर टू इन्वेस्ट देयर सेविंग आफ्टर प्रॉस्पर असेसमेंट, राइट। सो कंपेरेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट in various type of securities may be grasped by investor from dealing which take place on stock exchange. तो अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो वो उसके साथ डील नहीं करेंगे, राइट। जिस बात की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती उस चीज़ में आप डील नहीं करते हो, है ना, क्लियर। चलिए कल से मान लेते हैं मैं आप लोगों के पास दुनिया के बेशकीमती पत्थरों के बारे में बात करने लग जाऊँ और 2-4 पत्थर मैं आपको दिखाऊँ। हो सकता है आप बोलो कि यार ये तो वो जो सड़क पे किनारे पड़ा रहता है वही वाला पत्थर तो है, कोई ऐसा ख़राब सा दिखे, गंदा सा भद्दा सा, लेकिन हो सकता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो। तो हमें क्या करना होता है कि हम अपना जो नॉलेज है उसके बेसिस पर ही सारी की सारी एलोकेशन, फाइनेंशियल एलोकेशन करते हैं आगे। सो शिफ्टिंग प्रोसेस में हेल्प करता है स्टॉक एक्सचेंज। आगे फैसिलिटीज़ रिसोर्स एलोकेशन, अगर आपको रिसोर्स एलोकेट करने हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉक market transactions, fund flow from less profitable to more profitable enterprises. Thus, the existence of stock exchange provide for mobility of fund, movement or flow of fund in economy as whole. Industries which have potential of growth are able to attract saving, और जिनको लगता है कि भैया अब हमारी कंपनी गई, वहाँ से पैसा लोग निकालने लग जाते हैं।
कुल मिला के इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज चलता है। विदाउट स्टॉक एक्सचेंज आप जो है ना पैसा बहुत ज़्यादा बचा नहीं पाते, सच बता रहा हूँ। ये जो कंपनीज है ना LIC, कोई भी PNB, LIC, ये भी जो कितने भी सारे बैंक हैं, ठीक है, या जितने भी सारे आपके पॉलिसी वाली जो स्कीम्स निकाल रहे हैं ये लोग, ये अपना कमाया वो पैसा कहाँ रखते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। और आपको मना करते हैं हाई रिस्क है, हाई रिस्क है, ठीक है। खैर, तो और वो अच्छा, आपको पता है अगर लगातार आप मतलब एक कंसिस्टेंट बाइंग और सेलिंग करते रहोगे 5-6 कंपनीज की हर साल, तो कभी भी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 10-20 साल के लिए, कभी भी घाटे में नहीं जाओगे। सबसे ख़राब शेयर भी रहेंगे ना आपके, सबसे ख़राब की बात कर रहा हूँ, और हर बार किस्मत ख़राब होगी, और सबसे बुरी वाली ख़राब होगी ना, हर बार भी सबसे बुरी वाली किस्मत सबसे ज़्यादा सिर्फ आपकी ही ख़राब होगी, तो भी 20 साल में 12 से 15% का इंटरेस्ट गेन करोगे आप उसके ऊपर एनुअली। ये बात पता है आप लोगों को, ठीक है। पर हमें और आप लोगों को डराया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारा लॉस है, ठीक है। खैर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट द मेन पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सजेस्ट द गाइडलाइंस फॉर डिज़ाइनिंग एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। तो हमें क्या बताना है कि एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं, और हमें मेन पर्पस और गाइडलाइन बतानी है कि हम किन, मतलब पहले तो क्यों करते हैं एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद कैसे डिज़ाइन करेंगे एक एडवर्टाइजमेंट को इफेक्टिव तरीके से। तो भैया जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कि हमने ये नया प्रोडक्ट छाप दिया है, ख़रीद लो इसे। नया मोबाइल फ़ोन सैमसंग का Z Fold आया कोई, उसको उन्होंने बोला कि देखो बहुत बढ़िया फ़ोन है, मुड़ जाता है ये, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए एडवर्टाइज़ करते हैं, राइट। पोटेंशियल कस्टमर को बाय करने के लिए कि देखो ख़रीदो आप भी, मेरे पास है, इनके पास है, उनके पास है, सबके पास है, तुम्हारे पास है क्या? इंड्यूस करने के लिए, लोगों को मतलब मनाने के लिए कि सर देखो हमारे पास भी है, बड़े बड़े लोग भी यूज़ करते हैं। रिमाइंडिंग यूज़र्स कि हम, याद है तुम्हें, ठीक है, कि फिर चॉकलेट हो जाए, हाँ तो आज कुछ मीठा हो जाए, फेरारो रोशर या फिर कैडबरी डेयरी मिल्क, कौन सी कंपनी है आज कुछ मीठा हो जाए? किटकैट, फेरारो रोशर, डेयरी मिल्क, कैडबरी, डेयरी मिल्क या कैडबरी? फंसे, अब तो गया बिड़ो। हाँ अब आएगा ना मज़ा। ओके, ये हुई ना बात। अच्छा, तो कैडबरी क्या है? प्रोडक्ट है, डेयरी मिल्क ब्रांड। तो सर झूठ क्यों बोल रहे हो आप, मुझे फंसा रहे उल्टा बोल बोल के हैं? ठीक है, ध्यान से सुनो। कैडबरी एक ब्रांड है, उसके अंडर एक प्रोडक्ट है ट्रेडमार्क, जो कि है अपना डेयरी मिल्क। नाउ ध्यान से सुनते हैं कि एक ब्रांड की इमेज क्रिएट करने के लिए भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। पर्पस क्या रहता है? ब्रांड की इमेज क्रिएट करो, राइट, क्लियर। जैसे आप लोग नोटिस करोगे कि फ्लिपकार्ट का ऐड देखा है कभी? उसमें कोई टीनेजर मिल जाए आपको, या कोई मिडिल एज व्यक्ति मिल जाए, यस। फ्लिपकार्ट का ऐड कौन करते हैं जनरली? मैक्सिमम ऐड वरुण ऐड नहीं देख रहे हो मुझे लग रहा है काफ़ी दिन से। बैनर पोस्टर देख रहे हो? बैनर में है वो तो, या वीडियो ऐड में है? आलिया, अच्छा ठीक है भाई। मैक्सिमम ये क्या करते हैं, छोटे बच्चों से एडवर्टीजमेंट कराते हैं, वो अपना दाढ़ी मूछ लगा के कि तुम्हारी शर्ट फिट नहीं आ रही है, कितने में ख़रीदी थी, ऐसे, ठीक है। खैर, नाउ लोगों को टू इंटीमेट कस्टमर अबाउट द न्यू यूजेस ऑफ द सेम प्रोडक्ट, जो पहले वो खरीद रहे थे, कि नमक खाते हो? हाँ जी नमक खाते हैं। आयोडीन है? हाँ जी है, लेकिन क्या पता है हमारे में तो आयरन भी है। अच्छा, अब ये क्या है? पहले तो आपने नमक दिया, उसके अंदर आयोडीन ऐड कर दिया, अब उसके अंदर बोल रहे हो कि हमारे में आयरन भी है, कल को बोलोगे इसके अंदर सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, वो तो पहले से ही था।
तो कुल मिला के पुराने वाले प्रोडक्ट का नया यूजर्स बताने के लिए भी आप एडवर्टाइज करते हो कि अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हो, अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से टीवी भी चला सकते हो, अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से नहा भी सकते हो, इससे घूमने भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब ये बताने के लिए एडवर्टाइज करते हैं। अगला, टू हाईलाइट द ब्रांड कैरेक्टर, कि हमारा ब्रांड बहुत अच्छा है। आपको पता है अगर किसी भी मूवी के अंदर, मतलब मूवीज़ में हम लोग ब्रांड यूज़ करते हैं ना, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, विलन वगैरह बात करने के लिए, हीरो विलन और ये सारे लोग, राइट। तो ब्रांड की परमिशन लेनी पड़ती है कि हम अपने विलन को दे रहे हैं मोबाइल फ़ोन। तो जो आईफोन की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं ब्रांड कैरेक्टर के मामले में। वो कहते हैं हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, कोई राइट नहीं चाहिए हमें, कोई पैसा नहीं चाहिए आपकी मूवी को प्रमोट करने के लिए, बस हमारा मोबाइल फ़ोन किसी भी विलन को मत देना अपनी पूरी मूवी में। तो आप किसी भी मूवी में देखोगे आपको विलन के हाथ में आईफोन नहीं दिखेगा, और अगर दिखेगा भी तो उसका लोगो बटन वगैरह हाइड किया रहेगा, जिससे आप आइडेंटिफाई बहुत ही ना के बराबर कर पाओ, राइट। यस, तो ये ब्रांड कैरेक्टर ऐसे बनाया जा रहा है डीलर को सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों ने कई बार देखा होगा हमारे फलाना फलाना ढमकाना डीलर के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इन सभी रिटेल स्टोर्स पर अवेलेबल, लिस्ट भी आ जाती है, उन लोगों के नाम भी आ जाता है। तो उनको ज़्यादा ट्रैफिक देने के लिए, डीलर्स को सपोर्ट करने के लिए, और भी बहुत सारे मिसलिनियस बेनिफिट होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गए बेनिफिट यानी कि एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब आप कैसे एक नया जो है मतलब जब आपको एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करोगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि आप कौन सा मीडियम सिलेक्ट कर रहे हो, एप्रोप्रिएट मीडिया का यूज़ करोगे आप। जैसे अगर मान लेते हैं मुझे खेती किसानी के लिए बीज का एडवर्टाइजमेंट करना है, मुझे किसान को ट्रैक्टर बेचना है, तो मैं क्या रेडियो में, मतलब सॉरी रेडियो बोल दिया मैंने, क्या मैं न्यूज़पेपर में छपवा दूँ, मैगजीन में छपवा देता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन। किसानों को तो पता चल जाएगा। अरे सर, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, वो लोग मैगजीन पढ़ते हैं और पढ़ते भी हैं, इतना समय रहता होगा उनके पास। तो अप्रोप्रिएट मीडिया क्या होगा उनके लिए, रेडियो, टेलीविज़न, ये सबसे ज़्यादा मुख्यतः वो देखेंगे और इसी पर वो खबर सुन भी पाएंगे, ठीक है। यस, आगे फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो यार, कितनी बार। जब आप एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करोगे तो आप कितनी बार उसको बता रहे हो, जितनी ज़्यादा बार बताओगे फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। और हाँ, एक बात और है, इसकी एक लिमिट होती है फ्रीक्वेंसी की, ये नहीं कि दबा दब एडवर्टाइजमेंट चले ही जा रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा आपके एडवर्टाइजमेंट का। जैसे आपको एग्जांपल देने के लिए, आपका अलार्म एक बार बजता है तो ठीक है चलो जगा दिया, दूसरी बार बज गया, बंद किसने नहीं किया, तीसरी बार बज गया और परेशान। अगर ये दिन में 5-6 बार बज जाए ना लगातार और आप बंद ना कर पाओ, आपकी पहुंच से दूर हो, आप घर में सिलबट्टा ढूंढते हैं कि कहाँ से मैं इसको मतलब ठिकाने लगा दूँ। खैर, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए कि किसी को पता ही ना चले कि कोई एडवर्टीजमेंट आया भी था। तो फ्रीक्वेंसी भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। टाइमिंग बहुत ज़्यादा सूटेबल है। गर्मी के कपड़े सर्दियों में बेचोगे, सर्दी के कपड़े गर्मियों में बेचोगे तो बिकेंगे क्या, नहीं। तो मौका देख के चौका मारना चाहिए। कुल मिला के टाइमिंग भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए जब भी आप एडवर्टीजमेंट करने जा रहे हो, डिज़ाइन करने जा रहे हो। दैट्स ऑसम गाइस। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करने जाओ। तो मिलते हैं आप लोगों से आज की शाम, कितने बजे। यस, और हाँ, जो लोग ये वीडियो देख रहे थे ना, मैं आप लोगों को भी देख रहा हूँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन दबाया नहीं है। ये मोबाइल हाथ में लिए लिए दब जाना चाहिए वो सब्सक्राइब वाला बटन, नीचे इधर इधर, यहाँ इसके नीचे होगा इधर, ठीक है। और वो बेल आइकन, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, हाँ बस ठीक है। और आपको इधर ये लाइक वाला अगर अच्छा लगा है तभी लाइक करना, वैसे वरना लाइक वाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन शेयर मेरे कहने से कर दो, स्टेटस वगैरह पे लगा दो इसे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको क्लासेस हमसे लेनी है तो आप इस नंबर पे, हमारी बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करो, आपको क्लासेस वगैरह मिल जाएंगी। तो ये हो गया हमारा प्रचार प्रसार। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, जल्दी मिलेंगे।